हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो शासन प्रणाली को लेकर के है, यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शासन की कौन कौन सी प्रणाली जो कि प्रचलित थी या अभी भी प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र शासन का सबसे पुराना रूप है जिसमें शासन की जो शक्ति होती है वो एक ही व्यक्ति में समाहित होती है। किसमें? जो मुकुट धारण करता है, ठीक है, जो राज मुकुट धारण करता है। वहाँ पे क्या होता है कि आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर व्यक्ति जो है पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। राजा का बेटा राजा और राजा का बेटा राजा, ठीक है, इस तरह का सिस्टम होता है। दूसरा होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र को हम अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो राजनीतिक सत्ता होती है ये थोड़े से व्यक्तियों में निहित होती है, एक ग्रुप टाइप कह सकते हैं, उसमें निहित होती है और इसका प्रयोग वही लोग करते हैं। तीसरा है तानाशाही। तानाशाही हम इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, ठीक है, जो कि बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर बैठता है और ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है तानाशाही को लेकर के। और अगला है प्रजातंत्र। सबसे जो बेस्ट तरीका है शासन का वो है, शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। ध्यान रखना, प्रजातंत्र वहाँ होता है जहाँ पे जनता में सत्ता निहित होती है। सत्ता किस में निहित होती है? जनता में। जो पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो जनता के पास में होती हैं। जहाँ पे जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है उस तंत्र को हम प्रजातंत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप होते हैं जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन एवं एकात्मक शासन, ठीक है। इन प्रणालियों को सामान्यतः हम संसदीय शासन व्यवस्था एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राज्य के बारे में। राज्य क्या होता है? तो राज्य को जान लेते हैं। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, इसको हम कहेंगे राज्य। ये राज्य की परिभाषा है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों को जानते हैं। तो पहला तो है संप्रभुता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, यानी कि किसी भी जो संप्रभुता मीन्स कि कोई बाह्य नियंत्रण काम ना करता हो जिस पर। दूसरी बात है जनसंख्या। जनसंख्या यानी कि व्यक्तियों का एक समुदाय होना चाहिए। भूभाग यानी कि एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए और सरकार या सत्ता यानी जिसकी एक संगठित सरकार हो, यही है राज्य। इन चार जो तत्व हैं महत्वपूर्ण, इनमें जो सबसे अनिवार्य तत्व है वो संप्रभुता होती है। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, ये याद रखना। 1947 के पहले भारत हमारा जो है वो एक राज्य के रूप में संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रणाली में संसद जो है ये विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक या बहुमत प्राप्ति तक ही रहता है। किसका अस्तित्व? कार्यपालिका का अस्तित्व, ठीक है। कहाँ पे? विधायिका में, संसद में। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ पे जो सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च जो शक्ति है भारत में, वो जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तो इसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का बेस्ट एग्जाम्पल है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ही है, ठीक है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकते। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। किसमें? जो राष्ट्रपति वाली शासन प्रणाली होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। यहाँ पे राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्रता प्राप्त होती है एवं मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की जो भूमिका होती है वो नाम मात्र की होती है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग से स्पष्ट होता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत भारत की जनता है, जो कि प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन के लिए करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को स्पष्टतः विभाजित किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। बात करें ब्रिटिश संसद के बारे में, तो ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। सबसे पुरानी संसद है ये ब्रिटिश संसद, इसको संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत एक गणतंत्र है, अर्थात भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है वो निर्वाचित होता है, ना नियुक्त होता है, ना नामांकित होता है। कैसे होता है? वो निर्वाचित होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः कैसा है? मूलतः ये संघात्मक है। अब हम जानते हैं भारतीय संविधान के कुछ संघीय लक्षण, जैसे कि पहला है लिखित और कठोर संविधान। ये संघीय लक्षण होते हैं जो कि भारतीय संविधान में मौजूद हैं। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और ये अनिवार्य शर्त है किसकी? संघीय लक्षण की, और द्विसदनीय संसद। ठीक है, ये संघीय लक्षण है। एकात्मक लक्षण की बात करते हैं तो वो है एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति एवं राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, जो कि राज्यपाल कुछ है उसका क्राइटेरिया कि इन चीज़ों को लेकर के जब कानून आता है तो राज्यपाल उसको रख लेते हैं किसकी स्वीकृति के लिए? राष्ट्रपति की। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और आपातकाल की घोषणा, ये एकात्मक लक्षण है भारतीय संविधान के। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संरचना में तो परिसंघीय है, किंतु भावना में कैसा है? एकात्मक है। सामान्य स्थिति में ये परिसंघीय है, किंतु आपात स्थिति में ये पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। दूसरी बात, केसी वेयर ने क्या कहा है? कहते हैं भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, याद रखना। केसी वेयर ने कहा है। अर्ध संघात्मक राज्य भी किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है। ठीक है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ये जो कथन है ये किसका है? केसी वेयर का है। अगले हैं जी ऑस्टिन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखना गाइज। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।